Hello everyone, welcome to my channel. I hope you are all doing well. If you are new to this channel, then do subscribe it to get all the notifications of my videos. I'll try my level best to give you all the information through my videos, so please stay connected with it. Okay, so let's start our unit 5, that is issues in translation. First of all, I'm really very sorry guys, I didn't have that much time to post a video on this unit क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, बट स्टिल आई एम मेकिंग वीडियो ऑन दिस यूनिट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ठीक है, कि ये जो फिफ्थ है यूनिट हमारा इश्यूज़ इन ट्रांसलेशन, इसका क्या मतलब है कि ट्रांसलेशन करते वक्त ट्रांसलेटर्स को जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो भी इश्यूज़ आती हैं, इस यूनिट में हम उसका डिस्कशन करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रांसलेशन डिमांड्स अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ बोथ ग्रामर एंड कल्चर. कि जब हम ट्रांसलेशन करते हैं किसी भी टॉपिक का, किसी भी कॉन्टेक्स्ट का, तो उसमें किस चीज़ की डिमांड होती है कि जो ट्रांसलेटर है उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग हो. किस चीज़ को लेके? ग्रामर को लेके और कल्चर को लेके. जिस भी कॉन्टेक्स्ट का ट्रांसलेशन हो रहा है उसमें ग्रामेटिकली सारी चीज़ों का ध्यान रखना है और कल्चर का भी. ठीक है, कल्चर का मतलब संस्कृति, जो कि हमारे फूड से, कपड़ों से रिलेटेड होती है, उसको हम अपनी संस्कृति बोलते हैं. तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है ट्रांसलेटर को किसी भी टॉपिक को ट्रांसलेट करते वक्त. ठीक है, अगला है ट्रांसलेटर्स नीड टू नो द रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज एज वेल एज द हैबिट्स ऑफ द पीपल हु स्पीक इट. तो ट्रांसलेटर को ये बात पता होनी चाहिए कि जो लैंग्वेज, जिस भी लैंग्वेज में चेंज कर रहा है किसी भी टॉपिक को, तो उसके क्या क्या रूल्स हैं, और उन लोगों के हैबिट के बारे में भी पता होना चाहिए जो कि उस लैंग्वेज को बोलते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. हमारा फर्स्ट टॉपिक इस फिफ्थ यूनिट का, जो कि है ट्रांसलेशन एंड जेंडर. जेंडर का मतलब तो सबको ही क्लियर होगा, मेल फीमेल जो लिंग होते हैं ना, वो जेंडर. तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रांसलेशन इज़ ओफन कंसिडर्ड अ कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर. ट्रांसलेशन जो है वो अक्सर समझा जाता है कि ये क्या है, कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी जो कि कल्चरल वे में भी चेंजेस लाता है, परिवर्तन करता है, फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर, लैंग्वेज के थ्रू. राइट, नेक्स्ट है इट इज़ इंडीड अ क्रिएटिव वर्क. ये सच में एक क्रिएटिव वर्क है. क्या चीज़? यानी ट्रांसलेशन, अ रिक्रिएशन और अ रिप्रोडक्शन. यानी ट्रांसलेशन जो है ये सच में एक क्रिएटिव वर्क है, यानी कोई ऐसी चीज़ जिसको हम दोबारा से क्रिएट करते हैं, यानी ट्रांसलेट करते हैं. पहले से तो बनी हुई है, लेकिन जब हम उसको दूसरी लैंग्वेज में दोबारा से ट्रांसलेशन करते हैं उसका, तो वो हम दोबारा से रिक्रिएट करते हैं. द डिसिप्लिन लाइक ट्रांसलेशन स्टडीज़, जेंडर स्टडीज़ एंड कल्चरल स्टडीज़ आर इंटरडिसिप्लिनरी. अब ये जो वर्ड है इंटरडिसिप्लिनरी, इसका क्या मतलब है? इट मीन्स मोर देन वन ब्रांच ऑफ नॉलेज, यानी एक से ज़्यादा ब्रांच नॉलेज की, जिसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड है. या तो हम सिर्फ जेंडर स्टडीज़ पे स्टडी करते हैं, या तो ट्रांसलेशन स्टडीज़ पे स्टडी करते हैं, या फिर कल्चरल स्टडी पे स्टडी करते हैं. लेकिन अगर इसमें ये तीनों टॉपिक्स इंक्लूड है तो उसको हम क्या कह देंगे? इंटरडिसिप्लिनरी, क्योंकि मोर देन वन ब्रांच ऑफ नॉलेज, यानी एक से ज़्यादा टॉपिक पे हम जब पढ़ते हैं, जब डिस्कस करते हैं. एंड रीचेज़ हैव बीन कंडक्टेड अंडर दीज अप्रोचेज़. तो ट्रांसलेशन में हम इन सारी चीज़ों को इंक्लूड कर देते हैं. ठीक है, जेंडर स्टडीज़, ट्रांसलेशन स्टडीज़ एंड कल्चरल स्टडीज़. नेक्स्ट है हमारा दीज अप्रोचेस डील विद द नोशंस ऑफ जेंडर एंड कल्चर एट लार्ज. और ये जो अप्रोचेस है, अप्रोचेस का मतलब प्रस्ताव, यानी ये जो टॉपिक है हमारा, ये किसके साथ डील करता है? नोशन ऑफ जेंडर. यानी नोशन का मतलब एक तरीके से हम इजी लैंग्वेज में कहें तो आइडिया किसी भी चीज़ का. ठीक है, जेंडर के बारे में, एंड कल्चर एट लार्ज, लार्ज स्केल पे हम जेंडर के बारे में और कल्चर के बारे में डील करते हैं. ठीक है, जेंडर एंड कल्चर आर सोशली कंस्ट्रक्टेड फिनोमेना विच डिटरमाइन द सोशल आइडेंटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल. ये जो जेंडर एंड कल्चर है ये क्या है? ये सोशली कंस्ट्रक्टेड है, यानी समाज के द्वारा ही बनाई गई चीज़ें हैं जेंडर. ठीक है, लड़का या लड़की या फिर कोई भी हो, ट्रांसजेंडर इसके अलावा, और कल्चर हम खुद ही बनाते हैं, क्योंकि हम खुद अपने अपने अलग अलग हमारे सारे कल्चर होते हैं. अगर कोई दूसरे स्टेट से बिलोंग करता है तो उनके जो कल्चर हैं वो अलग अलग होते हैं, और इंडिया में बहुत सारे कल्चर हैं डिफरेंट टाइप्स के. तो ये सारी चीज़ें हम सोशली कंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी समाज में रहने वाले लोग खुद से ही इन सारी चीज़ों को बनाते हैं. ठीक है, जो कि सोशल आइडेंटिटी, जो कि क्या है? सोशल आइडेंटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, जो कि किसी भी इंसान की सोशल आइडेंटिटी है, उसकी पहचान है.
जो कि हम खुद से ही क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसलेशंस इंटेंड टू ट्रांसफ़र दिस नोशन फ्रॉम कल्चर टू अनदर विदाउट लूजिंग द एसेंस ऑफ द प्रीवियस। और अलग अलग तरह के जो नोशन हैं, जो विचार हैं, जो आइडियाज़ हैं, वो हम ट्रांसलेशन के थ्रू एक दूसरे को पास करते हैं, एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, कल्चर से। अगला है हमारा ट्रांसलेशन स्टडीज़ एंड जेंडर स्टडीज़ हैव रिसेंटली फाउंड देयर प्लेटफॉर्म इन द पास्ट 30 or 40 years. Since 1980s, there have been certain developments that have led to the rise of cultural turn. अब ट्रांसलेशन स्टडीज़ जो है और जेंडर स्टडीज़ जो है, इन्होंने रिसेंटली में ढूंढा उनका जो प्लेटफॉर्म था कब, पिछले 30 साल पहले और या फिर 40 साल पहले। और फिर उनको पता चला कि ये जो ट्रांसलेशन स्टडीज़ है इसके थ्रू बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है, किसमें, कल्चरल टर्न में, यानी कल्चर में बहुत अलग अलग तरीके के डेवलपमेंट्स हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इस यूनिट का, जो कि है ट्रांसलेशन एंड कास्ट। तो कास्ट का मतलब होता है जाति, यानी जिसको हम खुद ही अपने मर्ज़ी से डिवाइड कर देते हैं, है ना। समाज में हम खुद ही बोल देते हैं कि इसकी नीची जाति है, इसकी ऊंची जाति है। और दूसरा क्या है वर्ड हमारा, ट्रांसलेशन। नाउ हियर आई डोंट नीड टू टेल यू द मीनिंग ऑफ ट्रांसलेशन, क्योंकि हम फर्स्ट चैप्टर से ही, फर्स्ट यूनिट से ही ये करते आ रहे हैं। एंड आई एम टेलिंग यू द मीनिंग ऑफ ट्रांसलेशन रिपीटेडली अगेन एंड अगेन। तो मुझे तो पक्का क्लियर है कि सबको पता है इसका मतलब ट्रांसलेशन का। और यहाँ पे अब मैं नहीं बताने वाली हूँ कि ट्रांसलेशन का क्या मतलब है, ठीक है। सबको क्लियर है कि ट्रांसलेशन का क्या मतलब है। और ये जो कास्ट है इसका मतलब जाति। तो चलिए इसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। Translation exists in the canonical and Brahmanical traditions variously as means of disseminating knowledge, sharing experiences, and forgiving solidarity in certain cases. तो ट्रांसलेशन जो है वो किस तरीके से एग्जिस्ट करता है कास्ट के नज़रिए से अगर हम देखें तो ये दो तरीके से एग्जिस्ट करता है। दो ट्रेडिशंस में कौन कौन सा, पहला है कैनोनिकल और दूसरा है ब्रह्मैनिकल। तो कैनोनिकल यानी कि जो कैथोलिक लोग होते हैं ना, क्रिश्चियन कह लो, ठीक है, और ब्रह्मैनिकल जो ब्राह्मण लोग होते हैं। तो इन दोनों ट्रेडिशन में जो ट्रांसलेशन है वो एग्जिस्ट करता है एंड वेरियसली एज मीन्स ऑफ डिसमिनेटिंग नॉलेज। और क्या है इनका मतलब, जो भी ये ट्रेडिशन है, ट्रांसलेशन जो भी करते हैं, इनका मोटिव क्या है, ट्रांसलेशन करने का क्या मोटिव है इनका, कि नॉलेज को वो डिसमिनेट करे, यानी नॉलेज को एक्सपेंड करे, प्रसार करे उसका। शेयरिंग एक्सपीरियंसेस, और उस ट्रांसलेशन के थ्रू अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें। एंड फॉर गिविंग सोल्जेरिटी इन सर्टेन केसेस। और यहाँ पे दिखा रहे हैं कि उनका जो कास्ट है, उनकी जो जाति है, उसमें कोई क्रूएलिटी, ब्रूटैलिटी नहीं होती है। दे आर शोइंग मर्सी, और कभी कभी वो माफ़ भी कर देते हैं। फॉर गिविंग सोल्जेरिटी इन सर्टेन केसेस, अगर बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, तो अगर छोटी मोटी बात है तो वो माफ़ कर देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम इसका पॉइंट। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दलित लिटरेचर। अब दलित का क्या मतलब होता है, दलित का मतलब होता है नीच लोग, कुचला हुआ जो होता है ना दलित, जिसको हम कह सकते हैं नीची जाति, ठीक है। दलित लिटरेचर में क्या होता है, द ट्रांसलेशन ऑफ अ दलित टेक्स्ट इज़ नॉट सिंपली री एनकोडिंग फॉर अ डिफरेंट ऑडियंस। अब देखो दलित लिटरेचर में क्या होता है, उनका जो भी ट्रांसलेशन होता है दलित टेक्स्ट का, वो सिंपली तरीके से, एनकोड का मतलब होता है कि किसी भी सांकेतिक शब्दों में बदलना, ठीक है। तो उनके लिए जो भी टेक्स्ट होते हैं वो नहीं बदले जाते हैं फॉर अ डिफरेंट ऑडियंस, यानी कि यहाँ पे जाति का देखो भेदभाव है, ठीक है। जो भी कैनोनिकल थे, ब्रह्मैनिकल थे, उसमें हुआ ट्रांसलेशन, ठीक है, अच्छी तरीके से हुआ। पर यहाँ पे जो दलित लिटरेचर है उनके लिए नहीं हो रहा। यहाँ पे हमने साफ साफ देखा कि ट्रांसलेशन ऑफ अ दलित टेक्स्ट इज़ नॉट सिंपली री एनकोडिंग फॉर अ डिफरेंट ऑडियंस, यानी अगर कोई ऑडियंस है तो उनके लिए नहीं हो रहा। पैन इंडिया, दिस इज़ अ कंपनी विच प्रोवाइड्स सोशल नीड्स, जो भी लोगों की ज़रूरतें होती हैं वो प्रोवाइड करना, पैन इंडिया, ठीक है। नॉन दलित और ग्लोबल, यानी जो भी दलित लिटरेचर है उनके लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये जो ट्रांसलेशन है उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि अगर कोई चीज़ उनको चाहिए ट्रांसलेट करके अपने भाषा के फॉर्म में, तो उनके लिए वो अवेलेबल नहीं है ईजीली, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द क्वेश्चन दैट ट्रबल द ट्रांसलेटर्स ऑफ अ दलित टेक्स्ट आर समवॉट डिफरेंट। और जो क्वेश्चन है जो कि ट्रांसलेटर्स को परेशानी में डाल देते हैं, वो क्या है कि जो दलित टेक्स्ट का जो दलित लोगों का टेक्स्ट होता है वो
मतलब थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो ट्रांसलेटर है उनको परेशानी में डाल देते हैं, क्योंकि उनका जो लिखने का तरीका होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। तो इसलिए ये भी रीज़न है कि उनका जो ट्रांसलेशन है वो जल्दी से अवेलेबल नहीं हो पाता, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, ट्रांसलेशन इज़ एसेंशियली टू कम्युनिकेट the meaning of one language into another without disturbing the originally felt emotions। अब ये क्या है, ट्रांसलेशन क्या है, एक कम्युनिकेशन है द मीनिंग ऑफ वन लैंग्वेज, यानी किसी भी एक लैंग्वेज में उसका मीनिंग है, ठीक है, और हमने उसको ट्रांसलेट करके उसको दूसरे में चेंज कर दिया, दूसरी लैंग्वेज में, लेकिन जो उसकी रियल लैंग्वेज थी, ओरिजिनल लैंग्वेज है, उसको डिस्टर्ब नहीं किया। डिस्टर्ब का मतलब उसकी जो रियल लैंग्वेज थी वो सेम ही रही, हमने जब उसको ट्रांसलेट कर दिया दूसरी लैंग्वेज में तो उसका मीनिंग चेंज नहीं हुआ, यानी हमने अपनी तरफ से कुछ भी ऐड ऑन नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ड है ना, डिस्टर्बिंग द ओरिजिनल फेल्ट इमोशंस, इसका यही मतलब है कि जो उसका ओरिजिनल टेक्स्ट था उसमें हमने कुछ चेंज नहीं किया, तो इसलिए वो डिस्टर्ब नहीं हुआ, यानी जो हमने चेंज किया वो सेम ही था, पहले वाले के जैसा ही, ओरिजिनल वाले के जैसा ही। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है ट्रांसलेशन एंड कल्चर। सबको पता है, ठीक है, ट्रांसलेशन का मतलब भी और कल्चर का मतलब भी। हम डायरेक्टली अब सीधा हमारा पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, न्यू मार्क डिफाइंस कल्चर्स एज द वे ऑफ लाइफ एंड इट्स मैनिफेस्टेशंस that are peculiar to a community that uses a particular language as its means of expression। तो न्यू मार्क कौन है? न्यू मार्क है हमारे प्रोफेसर ऑफ ट्रांसलेशन। उनके अकॉर्डिंग ये जो ट्रांसलेशन और कल्चर है वो क्या है, तो उन्होंने डिफ़ाइन किया है कि कल्चर्स एज द वे ऑफ लाइफ एंड इट्स मैनिफेस्टिकेशन। उन्होंने क्या बताया है कि जो कल्चर है ये एक ज़िंदगी जीने का एक ऐसा तरीका है जिसमें लोग अपनी अपनी कल्चर को दिखाते हैं, दैट आर पक्यूलियर टू अ कम्युनिटी। जो कि मान लो अगर हमारा खुद का कल्चर है, हम कहीं और से बिलोंग करते हैं, दूसरे स्टेट से, ठीक है, और हमारे कल्चर्स अलग हैं, जो सामने वाला इंसान है वो कहीं और से बिलोंग करता है और हम कहीं और से बिलोंग करते हैं, तो हम दोनों का कल्चर वो अलग अलग होगा। तो हमारा कल्चर हमारे लिए तो सही है, लेकिन सामने वाला जो कम्युनिटी है, सामने वाला जो इंसान है, उसके लिए वो थोड़ा सा अजीब होगा। ऐसे ही उनका कल्चर हमारे लिए अजीब होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पक्यूलियर है टू अ कम्युनिटी दैट यूजेज अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। और क्योंकि हम अलग अलग जगह से बिलोंग करते हैं तो हमारी लैंग्वेज, जो हमारी भाषा है, वो भी अलग अलग होगी, ठीक है। तो इस वाली लाइन का यही मतलब है। अगला पॉइंट है हमारा, स्पेशली ही डिस्टिंग्विशेस कल्चरल फ्रॉम यूनिवर्सल एंड पर्सनल लैंग्वेज। और उन्होंने क्या पहचाना, डिस्टिंग्विश का मतलब है पहचानना, जानना, समझना, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा कि कल्चरल फ्रॉम यूनिवर्सल एंड पर्सनल, ये तीनों लैंग्वेज अलग अलग होती हैं। जो कल्चरल है वो हमारे कल्चर में ही रह जाती है, यानी अगर हमारी जो भी लैंग्वेज है वो हम किसके साथ बात कर सकते हैं उस भाषा में जो हमारे साइड से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो हम उससे बात करेंगे। और यूनिवर्सल जो हर जगह चलती है, इंग्लिश लैंग्वेज यूनिवर्सल है, और पर्सनल जो कि हमारी खुद की लैंग्वेज है, जो हम आपस में फैमिली में बैठ के बात कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, द वर्ड्स डाई, लिव, स्टार, स्विम, मिरर एंड टेबल आर यूनिवर्सल, यूजुअली देयर इज़ नो ट्रांसलेशन प्रॉब्लम देयर। अब उनके अकॉर्डिंग, न्यू मार्क के अकॉर्डिंग, ये जो वर्ड हैं जो अभी हमने पढ़े, डाई, लिव, स्टार, ये सारे कौन से वर्ड हैं, ये यूनिवर्सल है, ठीक है, और इनको ट्रांसलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ये बात किसके अकॉर्डिंग है, हमारे न्यू मार्क जो प्रोफेसर ऑफ ट्रांसलेशन है उनके अकॉर्डिंग, ठीक है, कि इन वर्ड को यूज़ करते वक्त ट्रांसलेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, न्यू मार्क एक्सप्लेन्स दैट देयर इज़ अ ट्रांसलेशन प्रॉब्लम ड्यू टू द कल्चरल गैप और डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड टारगेट लैंग्वेज। चलिए, न्यू मार्क ने एक्सप्लेन किया इस बात को कि यहाँ पे जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है, और वो क्या प्रॉब्लम होती है, लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है। कल्चरल गैप जो हमारा होता है, यानी अलग अलग कल्चर हैं सबके, तो इस गैप की वजह से जो भी हम ट्रांसलेशन करते हैं उसमें प्रॉब्लम आती है। कब, जो भी सोर्स लैंग्वेज है, सोर्स लैंग्वेज यानी ओरिजिनल लैंग्वेज, जब भी हम ट्रांसलेट करते हैं इनटू टारगेट लैंग्वेज, तब हमें प्रॉब्लम आती है, ठीक है। मोस्ट कल्चरल वर्ड्स आर ईजी टू डिटेक्ट। बहुत सारे वर्ड होते हैं ऐसे जिनको समझने में बहुत ईजी होता है, बहुत आसानी से समझ जाते हैं हम, सिंस दे आर एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, क्योंकि वो किसी एक लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज से, एंड कैन नॉट बी लिटरली ट्रांसलेटेड, और उसको हम ट्रांसलेट भी नहीं।
बट मैनी कल्चरल कस्टम्स आर डिस्क्राइब्ड इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज, लेकिन ऐसे कई सारे कल्चरल कस्टम्स हैं जो कि डिस्क्राइब किए गए हैं ओरिजिनल लैंग्वेज में, ऑर्डिनरी लैंग्वेज यानी जो भी हमारा ओरिजिनल टेक्स्ट है उसमें। नेक्स्ट है कल्चर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इंटरैक्टिंग ह्यूमन माइंड्स। कल्चर क्या है? एक इस तरीके का प्रोडक्ट है जो कि ह्यूमन माइंड के साथ हम इंटरेक्ट कर सकते हैं। किसके थ्रू? कल्चर के थ्रू। एक दूसरे के बारे में जान सकते हैं, एक दूसरे के कल्चर के बारे में जान सकते हैं। एंड हैंस अ साइंस ऑफ कल्चर विल बी अ साइंस ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन ऑन अर्थ। और इस तरीके से जो कल्चरल है, साइंस ऑफ कल्चर है, यानी कि साइंटिफिक तरीके से अगर देखा जाए तो यही एक रीज़न है, यानी कल्चर ही एक रीज़न है जो कि कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है अर्थ पे। ठीक है। नेक्स्ट है कल्चरल ट्रांसलेशन इज़ द प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसलेशन वाइल रिस्पेक्टिंग एंड शोइंग कल्चरल डिफरेंसेस। अब कल्चरल ट्रांसलेशन जब हो रहा है, यानी कल्चर का ट्रांसलेशन जब हम कर रहे हैं, किसी भी कल्चर से रिलेटेड किसी भी एक लैंग्वेज का ट्रांसलेशन कर रहे हैं, तो उसमें डिफरेंसेस आएंगी ही आएंगी। ठीक है। दिस काइंड ऑफ ट्रांसलेशन सॉल्व सम इश्यूज लिंक्ड टू कल्चर। और इस तरीके के ट्रांसलेशन कुछ जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी कुछ भी प्रॉब्लम्स होती होंगी, उन सबको सॉल्व कर देते हैं इस तरीके के ट्रांसलेशन। किस तरीके के? कल्चरल ट्रांसलेशंस। नेक्स्ट है हमारा द ट्रांसलेशन इज़ इम्पॉर्टेंट टू बोथ लैंग्वेज एंड कल्चर बिकॉज इट इनेबल्स बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल। जो ट्रांसलेशन है ये इम्पॉर्टेंट है किसके लिए? दोनों के लिए, लैंग्वेज एंड कल्चर, क्योंकि इसी की वजह से अनेबल्स करता है, यानी यही सक्षम बनाता है दो लोगों के बातचीत को ईज़िली समझने में, हमें हेल्प करता है कि जब भी दो लोग आपस में बात कर रहे हैं एक दूसरे से तो वो अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है। तो ट्रांसलेशन का यही इम्पॉर्टेंस है। नेक्स्ट है हमारा द रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन ट्रांसलेशन एंड कल्चर हेल्प्स टू ब्रिज द वॉइड्स दैट आर क्रिएटेड बाय डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो जो रिलेशनशिप है ट्रांसलेशन का और कल्चर का, ये रिलेशनशिप क्या करता है? हेल्प करता है जो भी खालीपन है, जो भी वॉइड्स हैं उनको भरने में। जो भी वॉइड्स हमने बनाए हैं, किसके थ्रू ये वॉइड्स है? ये जो खालीपन है किस लिए था? डिफरेंट लैंग्वेजेस की वजह से जो भी खालीपन आया है उन सबको ख़त्म करने में, उन सबको भरने में ये हेल्प करता है। क्या चीज़? जो भी ये रिश्ता है ट्रांसलेशन और कल्चर का, यानी इन दोनों के थ्रू जो भी कल्चर के जो भी टेक्स्ट होते हैं उनको हम ट्रांसलेट कर देते हैं। अब ट्रांसलेट हो चुकी है वो चीज़ तो हमारे लिए इजी है। अब लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है, लैंग्वेज में कोई भी डिफरेंस नहीं है, हम समझ रहे हैं आमने सामने जो भी बात कर रहे हैं वो एक दूसरे की बात समझ रहे हैं। तो जो भी खालीपन था वो ख़त्म हो चुका है, जो भी खालीपन था वो अब नहीं रहा। ठीक है। तो यानी ट्रांसलेशन और कल्चर ये दोनों बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं जो भी डिफरेंट लैंग्वेजेस की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसको सॉल्व करने में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं हम, ट्रांसलेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो ट्रांसलेशन तो सबको क्लियर है, अब टेक्नोलॉजी का मतलब समझते हैं हम। अगर हिंदी में हम इसको कहें तो इसका मतलब होता है तकनीक, लेकिन जब हम एग्ज़ाम में लिखते हैं तो फिर हम डिलेमा में पड़ जाते हैं कि इसका एग्जैक्ट जो डेफिनेशन होना चाहिए वो क्या होगा। तो टेक्नोलॉजी का इजी लैंग्वेज में मैं कहूँ तो हम पहले एग्जांपल के साथ समझते हैं। ठीक है। कि पहले हमारे पास पुराने टाइम में कीपैड होते थे, कीपैड फ़ोन होते थे, है ना, बटन वाला फ़ोन होता था। लेकिन अभी हमारे पास स्मार्टफ़ोन होते हैं, आईफोन निकल गए हैं। ठीक है। और पहले डब्बे वाला टीवी होता था, अभी एलईडी आ गए। पहले सिर्फ पंखा होता था और अभी देखो कूलर भी है, एसी भी है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? टेक्नोलॉजी की वजह से। ठीक है। कि हम धीरे धीरे टेक्नोलॉजी जो है वो एडवांस होती जा रही है और हमारा जो ज़िंदगी है जो हम जी रहे हैं बहुत अच्छे से जी रहे हैं, बिल्कुल आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। ईज़िली सब कुछ हैंडल हो जाता है। तो टेक्नोलॉजी यानी हम जो तकनीक का इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को सुधार रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं उसको और अच्छे से एडवांस तरीके से बना रहे हैं, तो हमारी हेल्प हो रही है एक तरीके से। ठीक है। टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। लेकिन यही टेक्नोलॉजी किस तरीके से ट्रांसलेशन प्रोसेस में यूज़ करेंगे हम, वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है। इस टॉपिक में हम यही पढ़ेंगे कि ये जो टेक्नोलॉजी है इसको हम अपने इस ट्रांसलेशन के टॉपिक में किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी इज सिंपली द यूज़ ऑफ सॉफ्टवेयर टूल्स दैट सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रिटन टेक्स्ट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। कि ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी क्या है? ये एक सिंपल सा प्रोसेस है जिसमें हम सॉफ्टवेयर टूल का यूज़ करके किसी भी रिटन टेक्स्ट को एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ईजीली वे में चेंज कर देते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी अलाउज कंपनीज टू गो ग्लोबल क्विकली। अब ये ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी क्या करते हैं, कंपनीज़ को अलाउ करता है। ग्लोबल क्विकली का मतलब है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करता है, ठीक है, ग्लोबल स्टेज तक, ईजिली एंड अफोर्डेबली बाय एनेबलिंग देम टू स्ट्रीमलाइन द एंटायर लोकलाइजेशन प्रोसेस। और अच्छे तरीके से ईजिली अफोर्डेबली, बहुत ज़्यादा उनका खर्चा भी नहीं होता। क्या करते हैं, लोकलाइजेशन प्रोसेस, यानी हर जगह पे अपनी, लोकलाइजेशन का मतलब होता है हर जगह पे अपनी वो लोग जगह बनाते हैं, ठीक है, स्थान बना लेते हैं, यानी पूरे जो भी कंपनीज़ हैं उनको जगह मिल जाता है हर जगह एक्सपैंड करने का अपनी कंपनी को। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी इज़ कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग। और ये जो ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी है, यानी ये जो टेक्नोलॉजी है जो कि ट्रांसलेशन में हो रही है वो इवॉल्विंग यानी बढ़ती जा रही है, ठीक है, उसमें चेंजेस आते जा रहे हैं विद न्यू इनोवेशंस। इनोवेशन का मतलब जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो भी नयापन आ रहा है उसमें, कमिंग एवरी ईयर, हर साल नई नई चीज़ें जो आ रही हैं उसमें, तो उन नई चीज़ों की वजह से ये जल्दी जल्दी इवॉल्व होता जा रहा है, ठीक है। अगला पॉइंट है द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन ट्रांसलेशन वर्क हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली मोर इम्पॉर्टेंट। जो टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं हम ट्रांसलेशन में, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है, ठीक है। एंड द प्रोसेस हैज़ बिकम मोर एफिशिएंट, और पहले से ज़्यादा कुशल होता जा रहा है, एफिशिएंट होता जा रहा है। अगला पॉइंट है इसका द ट्रांजिशन फ्रॉम हार्ड कॉपीज़ टू इलेक्ट्रॉनिक कॉपीज़। ट्रांजिशन का मतलब है कि हार्ड कॉपी से हम चेंज कर देते हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉपीज़ में, हैज़ ग्रेटली ईज्ड द लाइव्स ऑफ ट्रांसलेटर्स। तो ये चीज़ ट्रांसलेटर की ज़िंदगी में मतलब बिल्कुल इजी हो गई है, ठीक है, कि जो भी हार्ड कॉपीज़ है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉपीज़ में चेंज हो जाती है, ट्रांजिशन हम उसका कर देते हैं। डिक्शनरीज कैन बी वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग a translator can possess for their work. However, having a dictionary with hundreds of pages is not convenient, and if there are multiple languages that need to be translated, this can become a problem. अब देखो यहाँ पे सीधी सी बात हुई है कि ट्रांजिशन जो हम कर देते हैं हार्ड कॉपीज़ का किस में, इलेक्ट्रॉनिक कॉपीज़ में, यानी जो भी हम कॉपी होती है, जो भी बुक होती है, जो भी डिक्शनरी होती है, हम उसको चेंज कर देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉपीज़ में, यानी हम छोटी सी फाइल बना के फ़ोन में रख सकते हैं, ठीक है, कि जो भी डिक्शनरी है पहले अभी भी जैसे हम गूगल कर लेते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ईजी है कि किसी भी बुक को रखना अपने हाथ में, या फिर किसी भी कॉपी को, किसी भी डिक्शनरी को रखना, ये मुश्किल काम है, ठीक है, कि हर जगह लेके जाओ, उसको कैरी करके लेके जाना। इंस्टेड हम उसको फ़ोन में अपनी किसी फाइल में रख सकते हैं, ठीक है, डिक्शनरी में, तो ये ईजी हो जाता है कैरी करने के लिए। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉपीज़ होती है जिसको हम हार्ड कॉपी से चेंज कर देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉपीज़ में, तो ये जो चीज़ है ये ट्रांसलेटर की ज़िंदगी में बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से बहुत ईजीली वो लोग काम कर पाते हैं, ठीक है। और सेकंड पॉइंट था कि डिक्शनरी की बात, क्योंकि वो हर जगह किसी भी बुक को, किसी भी कॉपी को अपने साथ कैरी नहीं कर सकते, ठीक है, और अगर उसमें वो ढूंढेंगे किसी भी वर्ड को तो उनको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और अगर उसकी जगह पे वो लोग मोबाइल फ़ोन का यूज़ करें, उसमें अगर डिक्शनरी को रखें तो वो अल्फ़ाबेटिकली ढूंढ सकते हैं किसी भी वर्ड का मीनिंग, तो ये बहुत ज़्यादा ईजी है। तो यहाँ पे हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। Dictionaries are also not suitable to be taken anywhere and can be very heavy. अब डिक्शनरीज़ को हम कहीं पे भी नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है, ये डिस्कस कर लिया हमने ये पॉइंट कि डिक्शनरी को हम ऐसे ही कहीं पे भी कैरी करके नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि ये भारी भी होता है। इन कॉन्ट्रास्ट अ कंप्यूटर बेस्ड डिक्शनरी कैन बी एक्सेस्ड एनीवेयर एंड सेव अ लॉट ऑफ स्पेस। और उसकी जगह पे हम डिक्शनरी को कैरी करें, इससे अच्छा कि हम कंप्यूटर बेस्ड डिक्शनरी रखें, यानी कि हम फ़ोन में फ़ाइल बना के रख सकते हैं, ठीक है, डिक्शनरी की। तो इससे हम जगह भी बचा लेते हैं और टाइम भी बच जाता है हमारा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक वर्जन्स ऑफ डिक्शनरीज टेंड टू बी चीपर बिकॉज देयर इज़ नो पेपर, नो लिंक एंड नो शिपिंग। क्योंकि देखो ये इलेक्ट्रॉनिक है तो इसमें किसी भी पेज की ज़रूरत नहीं है, किसी भी लिंक की ज़रूरत नहीं है, नो शिपिंग, मतलब इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। उसमें हम सिर्फ छोटी सी फाइल बना के डिक्शनरी नाम दे के उसको रख सकते हैं, तो ये चीपर है यानी सस्ता है। दे रिड्यूस द अमाउंट ऑफ टाइम टू डू सर्च, और हम कॉपी में एक एक पेज पलट के देखेंगे कि कहाँ गया वो वर्ड, तो इससे अच्छा कि हम सर्च कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम हमारा वेस्ट नहीं होता है, बच जाता है। Speed up the process of searching for words and can be accessed from multiple
platforms such as my mobiles, laptops, tablets, etc. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वर्जन कौन कौन से हैं जिसमें हम इस डिक्शनरी को रख सकते हैं? मोबाइल्स है, लैपटॉप है, टैबलेट्स है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अगला पॉइंट है हमारा, द ट्रांसलेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स रिसर्च टू मेक श्योर द ट्रांसलेशन इज़ रिटन इन द अप्रोप्रिएट कॉन्टेक्स्ट। और ये जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है वो क्या करता है? वो इस बात को अश्योर करता है कि जो भी ट्रांसलेशन हुआ है, जो भी रिटन किया गया है हमने, वो सही है या नहीं है, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, द इंटरनेट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स ग्रेट हेल्प फॉर द ट्रांसलेशन टू अ सर्टेन एक्सटेंट। द ट्रांसलेटर कैन सॉल्व मैनी डिफ़िकल्टीज इन द ट्रांसलेशन प्रैक्टिस with the help of network information resources, including resources sharing and network translation tools। अब यहाँ पे इंटरनेट का बहुत बड़ा हाथ है किसमें? जो ट्रांसलेटर है, जब भी वो ट्रांसलेट करते हैं तो इसमें इंटरनेट टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि वो एकदम से अगर कुछ भी उनको कन्फ्यूज़न है तो वो एकदम से सर्च करके किसी भी वर्ड का मतलब सर्च करके उनका जो ट्रांसलेशन है उसको इजी बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेटवर्क इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज इंक्लूडिंग रिसोर्स शेयरिंग एंड नेटवर्क ट्रांसलेशन टूल्स, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इजी हो जाती हैं, ठीक है। ये जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी है इसका यूज़ करके ट्रांसलेटर्स अपना ट्रांसलेशन कर लेते हैं, जो भी उनका कॉन्टेक्स्ट होता है उसका ईजीली। नेक्स्ट है हमारा, ट्रांसलेटर्स प्ले अ की रोल in the growing market for intercultural technical communication and translation technologies can assist them in several areas of their work। अब ये जो ट्रांसलेटर्स हैं यानी जो कि ट्रांसलेट करते हैं किसी भी कॉन्टेक्स्ट को एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में, जो भी ट्रांसलेटर हैं ये इनका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। की रोल का मतलब इम्पॉर्टेंट रोल है किसमें? ग्रोइंग मार्केट में, क्योंकि इनके वजह से ही हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, जो कि अगर हमने कम्युनिकेट कर लिया तो फिर जो हमारा बिज़नेस है चांसेस है कि हमारा बिज़नेस ग्रो करे, ठीक है। तो अब ग्रो कैसे करेगा? जब हम बातचीत करेंगे। अब बातचीत कैसे करेंगे? हमारी लैंग्वेज और उनकी लैंग्वेज अलग है, तो हमें यहाँ पे ट्रांसलेटर की ज़रूरत है। तो यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है ट्रांसलेटर का, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड है इंटरकल्चरल, इसका क्या मतलब है इस वर्ड का? इट मीन्स टेकिंग प्लेस बिटवीन कल्चर्स और डिराइव्ड फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स, यानी कि अलग अलग कल्चर की बात हो रही है, इसमें एक से ज़्यादा कल्चर का इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है इंटरकल्चरल। तो यहाँ पे इंटरकल्चरल किस लिए यूज़ किया है? क्योंकि एक कल्चर, अगर एक कल्चर के ही लोग वहाँ पे हुए तो उनको ट्रांसलेटर की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो एक दूसरे को जानते हैं, उनको उनकी जो लैंग्वेज है वो भी सेम ही होगी, ठीक है, अगर एक कल्चर से ही बिलोंग करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे इंटरकल्चरल बोला गया है, क्योंकि अलग अलग कल्चर है दोनों का, और इसलिए यहाँ पे ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ी ताकि वो कम्युनिकेशन करने में हेल्प करे, ठीक है। तो अगला टॉपिक है हमारा ट्रांसलेशन एंड मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन क्या होता है पहले हम इसको समझते हैं। मास कम्युनिकेशन का सिंपल मीनिंग होता है कि अगर कोई इंसान, कोई एक इंसान या फिर कोई ग्रुप इंसानों का समूह हो, किसी भी बड़े लेवल पे अगर कोई भी जानकारी अगर वो देता है तो हम उसको क्या कहते हैं? मास कम्युनिकेशन, ठीक है। और ये हम किस किस चीज़ के थ्रू कर लेते हैं? टीवी के थ्रू, टेलीविज़न के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू या फिर न्यूज़पेपर के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसमें यही पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन एंड मास कम्युनिकेशन। As we have seen, translation plays a vital role in mass media and communication। कि जिस तरीके से हमने देखा कि ट्रांसलेशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वाइटल का मतलब इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? मीडिया एंड कम्युनिकेशन, बाय इंश्योरिंग दैट इंफॉर्मेशन इज़ एक्सेसिबल to everyone regardless of their linguistic background. Translation helps us to share ideas and communicate with each other। और ये जो मास मीडिया ये क्या करता है? मतलब इंश्योर करता है इस बात को कि जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने लोगों को दी है वो एक्सेसिबल है, हर किसी के पास जा रही है वो इन्फॉर्मेशन। और जो उनका लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड है, यानी जो लैंग्वेज वो लोग करते हैं, मतलब जो लैंग्वेज वो यूज़ करते हैं, जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ट्रांसलेशन के थ्रू उनके पास वैसा ही मैसेज गया कि नहीं,
उन लोगों के पास लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड का मतलब है कि जो लैंग्वेज वो लोग बोल रहे हैं और जो जानकारी उनके पास गई है वो सेम लैंग्वेज में गई है या फिर नहीं, ठीक है। और ये ट्रांसलेशन जो है वो हेल्प करती है किस में, आइडियाज़ को शेयर करने में और एक दूसरे से बातचीत करने में। नेक्स्ट है इसका, मास कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन थ्रू मास मीडिया टू लार्ज सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। कि मास कम्युनिकेशन क्या है, ये एक प्रोसेस है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने का टू द लार्ज पॉपुलेशन, यानी किसी भी बड़े लोगों के समूह को बताना, ठीक है, कोई भी जानकारी उन तक पहुंचाना, ये क्या है, मास कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है हमारा प्राइमरी, द प्राइमरी गोल ऑफ मास कम्युनिकेशन इज़ टू डिलीवर इंफॉर्मेशन टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन शॉर्ट ड्यूरेशन। कि प्राइमरी गोल क्या है इसका, यानी प्राइमरी का मतलब है फर्स्ट जो इनकी प्रायोरिटी है वो क्या है, मास कम्युनिकेशन का काम क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो लार्ज नंबर ऑफ पीपल यानी बहुत सारे लोगों तक एक बार में ही चले जाए, यानी शॉर्ट ड्यूरेशन में, कम वक्त में बहुत सारे लोगों के पास वो जानकारी चली जाए, ये उनका प्राइमरी गोल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इट इज़ यूज्ड टू डिलीवर इंफॉर्मेशन अबाउट वेदर, प्रोडक्ट, सर्विसेज, पॉलिटिक्स, एजुकेशन, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा। तो ये जो मास कम्युनिकेशन है ये किस बारे में जानकारी देती है सबको, वेदर के बारे में, मौसम के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, सर्विसेज, पॉलिटिक्स, एजुकेशन, इन सब चीज़ों के बारे में वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है सबको, ठीक है। नेक्स्ट है, लैंग्वेज ट्रांसलेशन इज़ नीडफुल टू ब्रिज द कम्युनिकेशन गैप बिटवीन पीपल ऑफ टू और मोर नेशंस। लैंग्वेज ट्रांसलेशन बहुत ज़रूरी है, किस लिए, कम्युनिकेशन गैप को ब्रिज करने के लिए। कम्युनिकेशन गैप का मतलब है जब दो लोगों में बातचीत नहीं हो पा रही है, उनको प्रॉब्लम हो रही है लैंग्वेज की, ठीक है, क्योंकि दोनों की लैंग्वेज अलग अलग है इसलिए उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे लैंग्वेज ट्रांसलेशन जो बहुत ज़रूरी है वो इस गैप को ख़त्म कर देते हैं। अगर कोई भी दो लोग अलग अलग नेशन से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे लैंग्वेज ट्रांसलेशन इनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, सो दैट दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे से वो बात करने में इनेबल हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, मैनी टाइम्स यू विल सी दैट व्हेन सेवरल कंट्रीज हैव अ ग्लोबल डिस्कशन ऑन डेलिकेट इश्यूज और बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स दे कैरी ट्रांसलेटर विद देम, ठीक है। अब देखो बहुत आपने भी कई बार ये चीज़ नोटिस करी होगी कि जब ग्लोबल डिस्कशन होता है यहाँ, यानी कि जब बड़े बड़े बैठक होते हैं जहाँ पे बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े नेता वगैरह आपस में डिस्कशन करते हैं किसी भी एक टॉपिक पे, ठीक है, डेलिकेट इशू यानी कोई भी नाजुक सी जो बिल्कुल सेंसिटिव टॉपिक होते हैं जिस पे वो लोग बात करते हैं, तो वो अपने साथ ट्रांसलेटर भी रखते हैं क्योंकि अलग अलग जगह से सब लोग आते हैं ताकि वो अपने पॉइंट को रख सके, उनकी बातों को समझा जाए, इसलिए वो अपने साथ ट्रांसलेटर भी रखते हैं ताकि वो जो ट्रांसलेटर है वो उनको बताए कि दूसरा इंसान क्या कह रहा है और ये क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ट्रांसलेटर रखने से उनका ये जो प्रॉब्लम है लैंग्वेज बैरियर, लैंग्वेज गैप जो है ये सॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, these translators translate the English words to respective nations, language of all members who are present in a summit from different countries। कि अब ये जो ट्रांसलेटर्स है जिनको बिजनेसमैन अपने साथ लेके गए हैं उस डिस्कशन में, इनका क्या काम होगा, इनका काम है ट्रांसलेट द इंग्लिश वर्ड्स टू रिस्पेक्टिव नेशंस, यानी जिस भी नेशन से संबंधित होंगे वो जो भी भाषा बोलते होंगे, अगर अलग नेशन से आए हैं तो वो इंग्लिश वर्ड को उसी भाषा में चेंज कर देंगे, उसी रिस्पेक्टिव नेशन में चेंज कर देंगे, ठीक है। इसको समझो अच्छे से, चलो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो कोई इंडिया से गया, ठीक है, तो हम इंडियन प्रेफर करते हैं कि इंग्लिश में बात करें क्योंकि हम वहाँ पे हिंदी लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते, तो इसलिए हम इंग्लिश में बात करेंगे, ठीक है। हम अपनी तरफ से अपनी लैंग्वेज हम इंग्लिश रखते हैं और जो सामने वाला है वो स्पेन से आया है तो उसकी लैंग्वेज है स्पेनिश, तो वो अपना ट्रांसलेटर लेके आया जो स्पेन बोलेगा और हम अपना ट्रांसलेटर लेके जाएंगे जो इंग्लिश में हमें ट्रांसलेट करके बताएगा। अब जो ट्रांसलेटर है रिस्पेक्टिव नेशन का क्या मतलब है कि जो हमारा ट्रांसलेटर है वो कैसे किस तरीके से ट्रांसलेट करेगा, हम जो बोलेंगे इंग्लिश में हमारा ट्रांसलेटर सामने वाले को बताएगा, यानी हमारा जो ट्रांसलेटर है वो हमें बताएगा जो स्पेनिश में बोल रहा है उसका वो समझेगा पहले और फिर हमें वो इंग्लिश में बताएगा, और इसी तरीके से जो दूसरे वाले का ट्रांसलेटर होगा वो हमारी भाषा को पहले समझेगा और फिर वो अपनी स्पेनिश लैंग्वेज में
उस इंसान को बताएगा जो स्पेन से आया है, ठीक है, जो हमारे साथ डिस्कशन में बैठा हुआ है, अभी जो बात चल रही है। तो हमारा ट्रांसलेटर और उनका ट्रांसलेटर, तो इन ट्रांसलेटर्स की हेल्प से हम कम्युनिकेट कर पाएंगे। नेक्स्ट है, दिस इज़ व्हाट मेक्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रांसलेशन इन कम्युनिकेशन एंड मीडिया। तो यही चीज़ है जो कि इम्पॉर्टेंस को बढ़ा देती है, किसकी इम्पॉर्टेंस को, ट्रांसलेशन की इम्पॉर्टेंस को, किस चीज़ में, कम्युनिकेशन में और मीडिया में। नेक्स्ट है, इन मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया ट्रांसलेशन हैज़ अ मेजर रोल विच मैनी एडवर्टाइजिंग एंड मीडिया कंपनीज नेगलेक्ट। तो मास कम्युनिकेशन जो है और मीडिया जो है, ट्रांसलेशन हैज़ मेजर रोल, ट्रांसलेशन का बहुत बड़ा रोल है इसमें, ठीक है, जो कि जो कंपनीज़ हैं और जो समाचार वगैरह करते हैं, एडवर्टाइजिंग, वो इन सारी चीज़ों को नेगलेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसलेशन एज अ क्रिएटिव एक्टिविटी इन्वॉल्व्स इन डेप्थ स्टडी ऑफ लैंग्वेज, ऑडियंस एंड अदर एस्पेक्ट्स व्हाइल प्रोमोटिंग द प्रोडक्ट और न्यूज़ इन द रेस्पेक्टिव लैंग्वेज। देखो ट्रांसलेशन जो है ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव एक्टिविटी, और इसमें क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व है, स्टडी ऑफ द लैंग्वेज, क्योंकि ट्रांसलेशन ही है तो इसमें सबसे मेन क्या होगा कि हमें लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, अच्छे से पता होना चाहिए। स्टडी ऑफ द लैंग्वेज, ऑडियंस एंड अदर एस्पेक्ट वाइल प्रोमोटिंग द प्रोडक्ट और न्यूज़ इन द रिस्पेक्टिव लैंग्वेज, कि जब भी हम किसी चीज़ का प्रोमोट कर रहे हैं या फिर न्यूज़ में कुछ हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी टॉपिक चल रहा है, तो उस तरीके से हम ट्रांसलेशन की हेल्प से उसी रिस्पेक्टिव लैंग्वेज में उसको चेंज कर देंगे, ट्रांसलेट कर देंगे। ओके, तो फाइनली अब हम डिस्कस कर रहे हैं लास्ट टॉपिक इस यूनिट का, जो कि है कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन ऑफ ट्रांसलेटेड टेक्स्ट। कंपैरिजन का मतलब होता है कभी भी जब हम कोई दो चीज़ की बराबरी करते हैं, ठीक है, कि जब भी हम बराबरी कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ अच्छी नहीं है, कंपैरिजन का ये मतलब है। एंड इवैल्यूएशन ऑफ ट्रांसलेटेड टेक्स्ट, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम कंपैरिजन करेंगे कि जो पहले के ट्रांसलेटेड टेक्स्ट लिखे हुए हैं वो, और जो इवॉल्व हो रहे हैं, यानी अब जो चेंजेस आ रहे हैं उसमें। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका, देयर आर सम पॉपुलर टेक्स्ट विच हैव बीन ट्रांसलेटेड मोर देन वंस। अब ऐसे कई सारे पॉपुलर टेक्स्ट हैं जो कि एक बार से ज़्यादा ट्रांसलेट हो चुके हैं। The questions are, why are the same text being translated again and again? अब यहाँ पे प्रश्न उठते हैं कि बार बार क्यों एक ही चीज़ को, बार बार क्यों सेम टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया जाता है। What makes the translators think that they need to translate a text once again when one or more translations of the same text already exist? अब क्या चीज़, ऐसी क्या बात सोचते हैं ट्रांसलेटर कि वो बार बार एक ही चीज़ को ट्रांसलेट कर देते हैं जबकि पहले से वो चीज़ ट्रांसलेट हो रखी है। विच टेक्स्ट आर चोजन टू बी ट्रांसलेटेड, कि किस टेक्स्ट को चूज़ करना चाहिए ट्रांसलेट करने के लिए। हु ट्रांसलेट्स फॉर वॉट पर्पस, और कौन ट्रांसलेट करेगा, किस पर्पस से ट्रांसलेट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट वी नीड टू पॉन्डर, और यही सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिस पे हमें सोचना है ओवर एट द एंड ऑफ द बुक, एज वी विल अंडरस्टैंड दैट ट्रांसलेशन इज़ नॉट अ प्योरली ए पॉलिटिकल एक्टिविटी। क्योंकि अब ये बुक, चलो हमने, ये हमारा 5th यूनिट है, ठीक है, एंड हो गया, और हम ये सब जान चुके हैं अच्छे से कि ये जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है ये बिल्कुल भी पॉलिटिकल नहीं है, यानी इसमें पॉलिटिक्स की भी इन्वॉल्वमेंट है इसमें, ठीक है, ये अराजनैतिक नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट ऑल एक्ट्स इन दिस वर्ल्ड आर समहाउ पॉलिटिकल और द अदर, एंड ट्रांसलेशन इज़ नो डिफरेंट। अब क्योंकि हम दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इस दुनिया में जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी एक्ट्स हो रहे हैं, वो किसी न किसी तरीके से पॉलिटिकल है, और या फिर ट्रांसलेशन इज़ नो डिफरेंट, और जो ट्रांसलेशन है इसमें भी कोई अंतर नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी विल सी दैट इन इंडिया मोर टेक्स्ट फ्रॉम इंडियन लैंग्वेजेस आर ट्रांसलेटेड टू इंग्लिश देन टू अदर इंडियन लैंग्वेजेस। अब देखो यहाँ पे इंडिया की बात करें, हम अपने देश की बात करें, यहाँ पे ज़्यादातर जो भी ट्रांसलेट चीज़ें होती हैं वो सब कुछ इंग्लिश में ही होती हैं, क्योंकि इंडिया में हम इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है, बेसिकली हम हिंदी में बात करते हैं और या फिर इंग्लिश में,
और बाकी जो भी लैंग्वेजेस है जैसे बंगाली है, पंजाबी है, हरियाणवी है या फिर बिहारी या फिर मराठी लैंग्वेज है, जब भी कोई चीज़ हम ट्रांसलेट करते हैं इनमें नहीं करते हैं, लेकिन इंग्लिश में करते हैं क्योंकि इंग्लिश हर जगह बोली जाती है, ठीक है। It is so because the reading public and translators are such that they prefer to read the text in English. और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो रीडिंग पब्लिक है यानी जो हम हैं जो पढ़ते हैं और जो ट्रांसलेटर्स हैं आर सच दैट क्योंकि हम सब लोग जो रीडर है जो ट्रांसलेटर है वो सब प्रेफर करते हैं इंग्लिश में पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इसका ट्रांसलेशन इवैल्यूएशन इज़ रेलेवेंट इन 3 एरियाज ऑफ ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन इवैल्यूएशन जो यानी ये जो ट्रांसलेशन है इतना इवॉल्व कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, इसमें चेंजेस आ रहे हैं इतने सारे। अब ये 3 एरियाज़ में ट्रांसलेट हो रखा है। कौन कौन से 3 एरियाज़? द इवैल्यूएशन ऑफ पब्लिश्ड ट्रांसलेशंस, द इवैल्यूएशन ऑफ प्रोफेशनल ट्रांसलेटर्स वर्क एंड इवैल्यूएशन इन ट्रांसलेशन टीचिंग। ये 3 है, ये 3 एरियाज़ है जिसमें ये जो ट्रांसलेशन है ये इवॉल्व हो रहा है। तो इन तीनों एरियाज़ में ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे इसको ओवर करते हैं, ठीक है। तो ये जो यूनिट है हमारा 5 इसी के साथ यहाँ पे एंड हो गया, कंप्लीट हो गया। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हों। अगर अच्छी लगी ये वीडियो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताओ एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। एंड टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, keep learning,